और एक खास तरह की वॉर स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं जो कि भारत की कन्वेंशनल वॉर स्ट्रैटेजी से अलग था। और भारत के बड़े बड़े जो राजा थे, जो वीर राजा थे, वो युद्ध इसीलिए हार गए क्योंकि हमारे क्षेत्र में धर्म युद्ध था। हमारे यहाँ वॉर भी क्या था, एक धर्म युद्ध था। हमारे लिए रिलीजन और धर्म अलग अलग सेगमेंट थे, बार बार मैं आपसे यही कहता चला आ रहा हूं। तो हमारे यहाँ युद्ध के भी यानी वॉर के भी रूल्स थे, और ये ऐसे क्षेत्रों से आए थे जहां कोई रूल नहीं है। वहां पे तो वॉर फॉर सर्वाइवल था। तो वॉर फॉर सर्वाइवल मतलब दिन रात, कौन अच्छा कौन बुरा, कुछ नहीं, नथिंग, देयर इज, जो जीता वही सिकंदर। तो वो चीज वहां पर जो है चल रही थी। यहां पर क्या हुआ, हमारे राजा, किसी ने क्षमा मांगी, अरे कोई बात नहीं, हमें ये बताया गया कि दुश्मन अगर अपने हथियार डाल दे तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वॉर में फियर फैक्टर क्रिएट नहीं करते हैं। फियर फैक्टर का मतलब जैसे जब इस क्षेत्र से योद्धा आएंगे, भारत में प्रवेश करेंगे जब मेडाइवल टाइम में, तो वो बहुत फियर प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे, वो गांव के गांव जला देंगे, औरतों बच्चों को मार देंगे, बच्चों के जो है कत्ल कर देंगे, सर काट काट के मीनारे बना देंगे। इससे क्या होता है, खौफ फैलता है, कहानियां फैलती हैं, ठीक है। औरतों को अगवा कर लेंगे, उनको सेक्स स्लेव बनाएंगे, और ये आज भी कई जगहों पे चालू है वॉर में जनरली जो है। और हमारे यहाँ क्या था, महिलाओं को कभी भी युद्ध में, बच्चों को कभी युद्ध में शामिल नहीं किया जाता था। हमारे यहाँ तो ये भी तक थी, ब्राह्मण अवध्य है, जो दैट इज नॉट कास्ट सिस्टम। जो ब्राह्मण था, जो शिक्षा देता, जो गुरु था, वो अवध्य था, उसकी हत्या नहीं की जा सकती है, ठीक है। उसके ऊपर तलवार नहीं उठाया जा सकता। आप उसको गिरफ्तार कर सकते लेकिन उसकी हत्या नहीं कर सकते आप। ये हमारे यहाँ नियम थे। तो अचानक से ऐसा शत्रु आ गया जिसके लिए कोई भी नियम नहीं थे। तो हमारे राजा क्या हुए, फंस गए उस चक्कर में। अब फंस गए तो फिर खत्म हो गया मामला, और आगे चलकर ये कहानी लंबे समय तक चलती रही। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्रिएट करता है कि हमारा कोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे चेंज होता है। चलिए आज हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ज्योग्राफी का ही मेंस का क्वेश्चन है। व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट? व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि मैंने एक डिस्कशन में आपको बताया था, ज्यादातर महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स के पश्चिम में क्या पाए जाते हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में क्या होता है, डेजर्ट पाया जाता है। भारत के पश्चिम में डेजर्ट पाया जा रहा है। जब आप एल्टीट्यूड में ऊपर की तरफ जाते हो, व्हेन यू एंटर इनटू द जो है वो टेम्परेट रीजन, जब आप जो है शीतोष्ण कटिबंध में प्रवेश करते हो, तो आपको स्नो अबॉर्ड यानी कि जो है वो बर्फ से ढकी पहाड़ियां पाई जाती हैं। भारत में उष्ण कटिबंध के पास है। जब आप इक्वेटर की तरफ जाते हो, व्हेन यू मूव टुवर्ड 0 डिग्री लाइन, तो आपको क्या मिलता है, वर्षा वन पाए जाते हैं। जो डोल्ट्रम के रीजन में क्या होता है, बेहिसाब पानी बरसता है। कौन सी वर्षा होती है वहां पर? कन्वेक्टिव रेन यानी संवहनीय वर्षा होती है वहां पे। तो भूमध्य जो सागर है, जो भूमध्य क्षेत्र है, तो वो क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी बारिश होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा यानी दोनों तरफ से हवाएं आती हैं, उठती हैं और ऊपर की तरफ चली जाती है, और डेली बारिश होती है। तो अत्यधिक वर्षा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, वर्षा वन पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, सदा हरित वन, यानी अपनी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते। दिस इज नोन एज रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये तुम्हारा काम है इसको लिखना। स्मार्ट नोट्स का मतलब आपका कान से नहीं हमारी क्लास में पढ़ाया जाता। अब इसको लिखते जाओ, बस जहां पे जो बोलता जा रहा हूं उसको लिखते जाओ स्मार्ट नोट्स में। और जिसको नहीं आता मुझसे पूछेगा स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो सदा हरित वन पाए जाते हैं जो अपनी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते, एवरग्रीन। अब भारत में अगर आप ऊपर की तरफ उष्ण आप कटिबंध के ऊपर जाएंगे, जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे, तो ड्यू टू द ज्योग्राफिकल रीजन वहां पे क्या होता है, वर्षावन पाए जा रहे हैं। जब आप गारो खासी जयंतिया के पास पहुंचेंगे, मोहसिन राम के पास पहुंचेंगे, सह्याद्री पहुंचेंगे, तो क्या देखेंगे कि 0 डिग्री से बहुत ऊंचे होने के बावजूद वहां पर क्या पाया जा रहा है, रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है। यह भारत की सबसे खास बात है। तो भारत के पास हर तरह का फ्लोरा और फौना अवेलेबल है। तो भारत के पास सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती, सभी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती, 2 प्रकार का नदी तंत्र पाया जाता है। तो ये सब नेचर ने भर भर के भारत को दिया है। रेगिस्तान दिया है, मैदान दिया है, प्रायद्वीप दिया है। मतलब आप अगर देखोगे सबसे एंशिएंट रॉक स्ट्रक्चर भी भारत में पाया जा रहा है।
जो पेनिनसुलर पार्ट था गोंडवाना से टूट कर आकर लड़ गया यहां पे। सबसे नवीन पर्वत यानी यंग माउंटेन भी भारत में पाया जा रहा है, सबसे पुराना रॉक सिस्टम भी भारत में है, और सबसे नवीन वलित पर्वत भी भारत में है। तो देखो कितना प्रकृति ने भर भर के दिया भारत को। ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर भी भारत में है और यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन भी भारत में है। जो हमारा पूरा प्रायद्वीप है वो हमारा ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्कियन रॉक सिस्टम बोलते हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें जो पृथ्वी की पाई जाती हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें, गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं ये हमारा। और सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है, वो भी हमारे यहां पाया जाता है। एलुवियल फर्टाइल प्लेन, भारत के मैदान हमारे यहां पाए जाते हैं। दलदली भूमि मार्शी लैंड भारत में पाया जाता है, और मार्शी लैंड पाने की वजह से यहां पर एक खास तरह का वनस्पति पाई जाती है जिसे मैंग्रोव कहते हैं, वो भी भारत में पाया जाता है, जिसे लवणोद्भिद कहा जाता है हिंदी में। यानी वो सैलाइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के मिक्सअप से तैयार होता है। देखो प्रकृति ने कितना अद्भुत चीजें कर रखी है। वहां और कोई नहीं पैदा हो पाएगा, यही पैदा होंगे वहां पे, तो भारत में वो भी पाया जाता है। लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हेलोफाइट्स। हेलियोस नमक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइटा पौधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, हर चीज का लॉजिक है। तो हेलियोस किसके लिए? नमक के लिए। हेलोस नमक के लिए इस्तेमाल होगा जहां पर सॉल्ट पाया जा रहा है, ठीक है, दिस इज हेलाइन। और फाइटा जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज फाइटा। तो हेलोफाइट्स यानी खारे पानी साफ पानी जहां मिल रहा है वहां पर जो पैदा होने वाले पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट्स कहलाएंगे। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कशन में निकल जाएंगे। और जो रेगिस्तान में पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स, XERO, ज़ेरोफाइट्स। शुष्क क्षेत्र ज़ेरोज, फाइटा पैदा होने वाले पौधे, क्या बोला जाएगा? ज़ेरोफाइट्स। राइट? चलो, तो भारत में यह भी बड़े अद्भुत तरीके से पाया जा रहा है। तो भारत के पास सब कुछ है जो एक कॉन्टिनेंट में होता है, तो इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, फ्लोरा, फौना, ये सब कुछ भारत में जबरदस्त तरीके से मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हम अविभाजित भारत की बात, जिसे आजकल अखंड भारत का नाम चला हुआ है, तो वही है, लिखो। इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। लिखते जाओ। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कई बार लोगों को यह बात पता ही नहीं होती कि इसमें शामिल कौन कौन सा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल क्या क्या है। अभी तुमसे थोड़ी देर पहले पूछता तो शायद इसका जवाब नहीं निकल पे आता। ये सारे देश उसमें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों भारत का हिस्सा थे, नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है, और भूटान सेम सिक्किम के साथ लगा हुआ जो क्षेत्र है छोटा सा, तो ये सभी हिमालयन सेगमेंट है। तो संपूर्ण हिमालय जो गिरिराज जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, वो हमारा ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो ये तो खैर बाउंड्रीज ने अलग कर दिया, नहीं तो ये पूरा क्या था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। आगे देखते हैं। सो अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो जिसका हिस्ट्री से संबंध है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला हिमालयन माउंटेन, देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है। इतिहास के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से 5 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। हिमालयन माउंटेन, दूसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन, सिंधु गंगा मैदान जो ब्रह्मपुत्रा तक पहुंचता है, सिंधु गंगा मैदान, और तीसरा साउदर्न पेनिनसुला यानी दक्षिणी प्रायद्वीप। तो ऐतिहासिक रूप से इन तीनों का बहुत ज्यादा योगदान है, ये 3 इसमें विभाजित हैं। कोई दिक्कत? देख लिया। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन माउंटेन के लिए। अब इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी का होगा, वो ऊपर वाला जाने, ठीक है, लेकिन हमारा काम है इसका क्वेश्चन कर लेना। नो डाउट जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
चलिए हिमालय, हिमालय क्या, एक पेज देना मेरे को, ऐसे कोई हिमालय क्या है, कोई पेज दे दो, एक पेज दे दो, पेज पेज फाड़ो नहीं, कोई पुराना तो मैंने तुम्हें बताया था इससे पहले, तो प्रायद्वीपीय भारत जो था आज से 7.2 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग होता है। ठीक है, सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी है, हल्का से इसको जान लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत एक टुकड़ा जो है वो क्या होता है, गोंडवाना लैंड से, किससे, गोंडवाना से अलग होता है। कार्बोनीफेरस युग में केवल एक कॉन्टिनेंट था अकॉर्डिंग टू द वैगनर, और उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया एक जर्मन शब्द है जिसका नाम होता है ग्रेट लैंड, यानी महान भूमि, और उसके चारों तरफ एक ही समुद्र था जिसका नाम था पैंथालासा। पैंथालासा इज ऑल्सो जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है ग्रेट वाटर। तो भूमि का नाम था पैंजिया। पैंजिया के हुए दो टुकड़े, पैंजिया दो टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ। नॉर्थ की तरफ मूवमेंट किया लॉरेशिया, इसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, लॉरेशिया नॉर्थ की तरफ चला गया। साउथ की तरफ आया गोंडवाना। यह वैगनर का सिद्धांत है, राइट। इसी गोंडवाना का पार्ट ऑस्ट्रेलिया भी था, इसी गोंडवाना का पार्ट जो था वो अंटार्कटिक भी था। मेडागास्कर यहां से अलग होकर निकल गया बाहर। तो भारत का ये हिस्सा, प्रायद्वीपीय हिस्सा 7.2 करोड़ साल पहले इसने निकलना शुरू किया और जाकर टकराया यूरेशिया की प्लेट से, यानी जो एशिया का प्लेट था। और इन दोनों के बीच में एक पतला छिछला सागर था, इसका नाम था टेथिस। कौन सा सागर था, एक छिछला सैलो सी। इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी थी और उसका नाम था टेथिस। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्रायद्वीपीय हिस्सा ये यूरेशिया की प्लेट की तरफ आने लगा। तो इससे वजह से क्या हुआ, जो अंदर मलबा था, जो अंदर सेडिमेंट था इस सागर के अंदर, जब आप किसी ग्लास को, प्लास्टिक के ग्लास को दबाओगे तो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आता है। तो सेम जब उसने धक्का मारना शुरू किया यूरेशिया की प्लेट को, तो उसके सेडिमेंट्स ने क्या कर दिया, फोल्डिंग लेना शुरू कर दिया, वलन। इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड। तो हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय माउंटेन रेंज है जो अलग अलग समय में बनी हुई है। देयर आर डिफरेंट डिवीजन, वन इज ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय। तो हिमालय जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है, देखो ध्यान से। ये है शिवालिक्स, लेसर हिमालय, इसके बाद मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊंचा है, और इसके बाद ट्रांस हिमालय। तो हिमालय कई हिस्सों में बटा हुआ है। एंड देन तिब्बत का पठार, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, जो कि 5000 मीटर ऊंचा है, वो दुनिया की छत जिसे कहते हैं। तो ये कई हिस्सों में बटा हुआ है हमारा। तो ये अलग अलग समय पे वलन जो पड़े हैं, तो ये लगातार मूवमेंट कर रहा है। अभी भी जो प्रायद्वीप भारत की प्लेट है वो धक्का मार रही है, इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार भूकंप आते रहते हैं, हिमालयन रीजन में लगातार भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लेट एक्टिव है, और ये क्या हो रहा है, अभी भी इसकी मम्मी इसको बॉर्नवीटा पिला रही हैं। अरे मजाक कर रहे हो, इसीलिए ये नवीन वलित पर्वत है। मेंस का क्वेश्चन लिखो, लिखो मेंस का क्वेश्चन लिखो। ज्योग्राफी करा देते हैं, हिस्ट्री बाद में होता रहेगा। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, उदाहरण के साथ सिद्ध करें। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, उदाहरण के साथ सिद्ध करें। हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन, प्रूव विद सुटेबल एग्जाम्पल, प्रूव विद सुटेबल एग्जाम्पल। कौन नहीं लिख पाया, क्वेश्चन लिखो। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, उदाहरण के साथ सिद्ध करें। कौन सिद्ध करेगा, मेंस का क्वेश्चन है, हल्के मत लो। मेंस का क्वेश्चन है, हल्के में मत लो। क्यों, बिकॉज वज्रधन थी, नहीं कॉस्मेटिक। जल्दी बताओ आंसर। क्यों, उसकी पैंट छोटी हो रही है क्या? बताना पड़ेगा ना। हिमालय इज ग्रोइंग हाउ, तुमने नापा? तो उससे नवीन हो गया, तो डिस्ट्रक्शन है। टकराना मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। ज्यादा भी मान लो किसी ट्रक व्रक से टकरा जाओ तो हड्डी वड्डी का क्या हो जाता है, तुम्हारी बढ़ जाती है घट जाती है, संख्या में बढ़ जाती है। मान लो 206 की जगह 209 10 हो जाती है, पैर मान लो 3 हिस्से में टूट गया। लेकिन कुल मिलाकर दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्शन।
हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, सिद्ध करें उदाहरण के साथ। मैडम कहां गई मैडम? आ नहीं है क्लास में? हाँ कहां है बताएं, सिद्ध करें। हिमालय, अजय मेंस का क्वेश्चन है तो पता होगा, ये दोनों क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, इसका मतलब पीवाईक्यूज तुम लोगों ने पढ़े नहीं। रुको किसी दिन हम कायदे डंडा लेके पढ़ाएंगे, टेंशन कहां ले रहे हो, आ रहा वक्त आ रहा है धीरे धीरे। हाँ ठीक है, लेकिन कैसे पता चल रहा? तुम जाके नाप तो सकती नहीं हो, या तुम्हारे पास भी नहीं आएगा दीदी दीदी देखो मेरी पैंट धोती हो गई, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर रहा हिमालय। फिर कैसे पता चल रहा हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है? यस, आप वही बता सकते हो जो आप मेजर कर सकते हो, आप वही बता सकते हो जो आप मेजर कर सकते हो। जैसे हमारे, तुम थोड़ा ना, मैंने कल एक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास में लिखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ केस, एक तो बड़ा गंदा शब्द इसको लोग मानते हैं, लेकिन कीप इट सिंपल स्टूपिड, इसका मतलब होता है कीप इट सिंपल स्टूपिड, व्हाट यू कैन मेजर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम नापते गए जो भूकंप आ रहा है, ये क्या है बेसिकली? ये जो भाई क्यों हिल डुल रहा है? आप जैसे जब आप यंग हैं मान लीजिए अभी, तो आप बड़े वाचाल से रहते हैं। कभी आपने दादा को देखा दिन भर इधर नाचते, अभी जैसे मौका मिला भाग इधर जाओगे, जिसको भूख लगी होगी खाने की दुकान पे पहुंचेगा, जिसको किसी से बतियाना होगा उधर कोना ढूंढेगा। तुरंत क्या होता है, जैसे क्लास छूटती है यूं गायब हो जाते हो। इतना तेज तो कपूर गायब नहीं होते, तेज तुम गायब हो जाते हो बिना कपूर सबटाइटल के, ठीक है, तब ये हालत है तुम्हारी। क्लास जैसे छूटती है, जिसको समोसे की याद आ रही है, जिसको पेटीज खाना है, जिसको भूख लगी है, जिसको किसी से बात करना है, जिसको कोई और काम करना है, तुरंत क्लास डिसअपियर, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं हिमालय के क्षेत्र में, बार बार भूकंपों का आना, ये बताता है कि ये अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये जब प्लेट आपस में टकराएगी तो इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए पहला जो एक एरिया होगा कि ये पहली बात हो गई कि ये नवीन पर्वत है। अभी भी ये क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्शन यहां हो रहा है, ये लगातार प्लेट इस पे क्या कर रही है, दबाव डाल रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। अभी आपको पता है जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो लिखा हुआ है 8848 मीटर, अभी नासा की सैटेलाइट कह रही है इसकी हाइट हो गई 8850 मीटर। जो नासा की आप साइट पे जाके देखोगे तो इसकी 2 मीटर हाइट बढ़ चुकी है जब से जॉर्ज एवरेस्ट ने ऊंचाई नापी थी। तो अभी इसकी हाइट 2 मीटर बढ़ गई है, ये बढ़ता हुआ बच्चा है, हम अ कॉम्प्लाइन बॉय। लेकिन सिर्फ इसी से प्रूव नहीं होगा, इतना लिख के आप 150 वर्ड में यही लिखोगे? ये क्या है, रिसेंटली बना हुआ पत्थर नहीं, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था। हिमालय का क्रोड जो है वो आग्नेय है और हिमालय की बाहरी परतें अवसादी हैं, इसके पीछे दूसरा लॉजिक है, ठीक है, वो जब प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे तो निकल कर आएगा। मुलायम, तुमने कहा चट्टाने मुलायम है, अब इसमें और भी चीजें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हिमालय की जो नदियां हैं वो उछलते कूदते चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रैपिड्स फॉर्मेशन। दो चार को तो पीटूंगा कायदे से, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। हिमालय की नदियां क्या होती हैं, रैपिड्स बनाती, छिप्रिकाएं बनाती हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया था एक दिन क्लास में, जैसे आपसे बोले अच्छा तुमने किया, तो तुम पूरा बोलते नहीं नहीं हमने कहा किया, तुरंत बात से पलट जाते हो ना। इसीलिए तो ये सब एग्जांपल देता हूं, कम से कम याद रखो। जैसे मम्मी ने पूछा तुमने लड्डू खाया, भले चाहे यहां लगा हुआ है, हमने रोन खाया, ठीक है। अरे कितना पेट जाओ, तुरंत क्या होता है, खड़े खड़े झूठ बोल जाते हो। तो युवा अवस्था में तो ये बात होती ही होती है, ठीक है। तो क्या होता है, यू टर्न ले लेना। तो यहां की नदियां क्या करती हैं, यू टर्न लेती हैं, सिंटैक्सियल बेंड बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं, छिप्रिकाएं बनाती हैं। तो ये सारे फीचर्स क्या बताते हैं, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। और नदियां क्या करती हैं, रास्ता नहीं बदलती हैं, ठीक है। जब हिमालय आगे बढ़ रहा है, पहले से कोई नदी बह रही, कौन सी नदी, एंटीसेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी, तो हिमालय ऊपर आने की कोशिश करता है, बोला आंटी साइड से निकल लो, आंटी बट अभी कल का बच्चा आया है, तो क्या करती है, हिमालय को खड़े खड़े काट दे रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, एंटीसेंट रिवर्स बोलते हैं। तो हिमालय ने बोला सिंधु आंटी थोड़ा साइड हो लो, हमारा कनपटिंग, बट कल का बच्चा भी खड़ा हो रहा है,
काटते हुए निकल गई बेचारी। तो आखिर हिमालय की बाउंड्री कौन बनाता है? इंडस बनाती है। तो इन नदियों ने क्या किया, हिमालय को बड़े बड़े गहरे गहरे गॉर्ज काट दिए। तो हिमालय अगर बूढ़ा होता तो बूढ़ा दादी कौन हटाए? मान लो घर की बहू भी निकल रही तेजी से, ससुर बैठे हुए, ससुर बेचारी रुक जाती, घूंघट करती है सामने ऐसे जो है गांव के बुजुर्ग जो है क्या खांसते हुए नजर आते हैं। तो बहू जो है झमाझम जा रही, कह रहे चलना है जाके वहां पे, वो अभी ढोलक वोलक बज रही है, घर से एकदम तैयार व्यार होके जैसे निकली, सामने जो बुजुर्ग में नहीं दरवाजे पे कोई बैठा होता है, बहू ठीक है, बहू लंबा सा सारा मेकअप अंदर वो क्या होता है, घूंघट ओढ़ लेती है, तुरंत स्पीड धीमे हो जाती, अरे बाबू जी बैठे हुए। तो ऐसे ही तो होता है। तो जब यही नदियां कठोर चट्टानों की हो जाएंगी, जब ये बूढ़ी हो जाएंगी, तो क्या होगा, नदियों को रास्ता नहीं देंगी। लेकिन अभी क्या, ये बेचारा नया पर्वत, अब मान लो घर की बहू निकल रही है, कोई छोटा बच्चा है, तो थोड़ा चाची उसके लिए रुकेंगी, अरे बेटा किनारे जाना है अभी, तो वो निकल जाएंगी तेजी से। सेम नदियों ने यही किया। तो ये सारे लक्षण क्या बताते हैं, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। चलिए, इसके बाद अगला है आने वाला भूस्खलन। जैसे आपके जीवन में हमेशा बना रहता है, छोटी छोटी बातों में भूस्खलन हो जाता है आपका, नहीं पढ़ पाया, रिवीजन नहीं हो पाया, फलाने ने फोन नहीं उठाया, बात नहीं हो पाई, घर की याद आ रही है, भूस्खलन है तुम्हारे, और क्या है। तो हिमालय में बार बार होने वाले, जैसे उस बच्चे ने कहा कि चट्टाने कठोर नहीं है, तो क्या है, वो अभी नई बनी हुई चट्टान है, उसने अपना जड़ जमाया नहीं है। तो हिमालयन क्षेत्र में लगातार क्या होता है, जो है बहुत ज्यादा भूकंप आता है, उसका बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या है, ये भी नवीन पर्वत है, अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। जैसे अरावली हो गया, तो अरावली क्या है, वो जो है रेलिक्ट माउंटेन है, तो वहां पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये भी क्या, जैसे तुम्हारी जीवन में तुम्हें जैसे कोई भी छोटी छोटी बात हो गई, तो वो तुम्हें लगता है कि ये जीवन का सबसे बड़ा कष्ट यही है, यहीं पे जीवन खत्म होता है, इसके बाद है ही नहीं है, मामला ही साफ है, तो तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी घटना। तो ये क्या होता है, यूथ का एक स्टेज होता है, उसको लगता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया की, पेट में 2 दिन से दर्द बन रहा है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेंशन बहुत हो रही है। तो वो भूस्खलन आना, तो क्या क्या मैंने बताया, इस क्षेत्र में भूकंप आना, ठीक है, इसके बाद भूस्खलन, लैंडस्लाइड होना, नदियां का रैपिड्स बनाना, यूटर्न ले लेना, ये सारे लक्षण क्या हैं, ये सभी गहरे गॉर्ज काट देना, नदियों का अपना रास्ता ना बदलना, ये सारे लक्षण इसके नवीन वलित पर्वत होने के लक्षण हैं। यानी नदियां इसको सीरियसली ले नहीं रही हैं और ये बहुत ज्यादा वाचाल है। तो ये दोनों लक्षण मिलाकर क्या बन जाते हैं, ये एक नवीन वलित पर्वत है। तो हो गया, आंसर हो जाएगा, यही लिखना था। चलो, तो भाई आगे बातचीत करते हैं। हिमालय माउंटेन लिखो, हैज अ लेंथ ऑफ नियरली 2560 किलोमीटर। ये आर्क शेप में, क्वेश्चन मैंने और बोला था कि हिमालय चाप के रूप में क्यों है, सीधा सीधा क्यों नहीं है, व्हाई इट इज इन आर्क शेप। देखा ना हिमालय मैप पे, देखा किसी ने हिमालय कैसा है, कैसा है, आर्क शेप में है, क्यों, कौन सी प्लेट टूट कर आई, वो प्लेट टूट के अकेले निकल गई थी। हाँ, ये तो वैगनर ने कहा था। प्लेट टेक्टोनिक तो कह रहा है कि हिंद महासागर और प्रायद्वीपीय भारत दोनों एक ही प्लेट पर चल रहे हैं और उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। भारत कहाँ है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत था वो अकेले, मैंने फोटो में दिखाया, वो निकल लिया, तो तुम्हारे हिसाब से निकल लिया, वैगनर के हिसाब से निकला था। आधुनिक थ्योरी कहती है जो हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो हिस्सा है वो सभी एक ही प्लेट पर, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया और हम दोनों एक ही प्लेट पर हैं और बीच का जो महासागर है ना, हिंद महासागर, वो भी उसी प्लेट पर है, इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये पूरा जो विश्व है ये 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड है। हम कहां पर हैं, हम और ऑस्ट्रेलिया सेम प्लेट पर हैं विद ओशियन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।